तो यहाँ पे देखेंगे आज कि कोई वस्तु द्रव में कितना डूबेगी। ठीक है, तो कोई भी वस्तु द्रव में कितना डूबेगी, तो ये किस पर निर्भर करता है, उसके आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, यह द्रव के आपेक्षिक घनत्व यानी उसकी रिलेटिव डेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वस्तु का कितना भाग द्रव के अंदर रहेगा। ठीक है, तो वस्तु का कितना भार द्रव के अंदर रहेगा, तो निर्भर करेगा कि वस्तु का घनत्व कितना है और द्रव का घनत्व कितना है। तो वस्तु का घनत्व, ठीक है, वस्तु की डेंसिटी कितनी है और द्रव का घनत्व, द्रव की डेंसिटी वहां पे कितनी है। तो यदि द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो वस्तु कम डूबेगी उसमें। ठीक है, तो जैसे कोई लिक्विड है, कोई द्रव द्रव यहाँ पे है, कोई लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है। अब इसमें किसी वस्तु को हम डाल देंगे तो वस्तु इसमें कितना डूबेगी, तो देख रहे हैं हम वस्तु केवल इतना ही डूब रही है इसमें, क्योंकि इस द्रव का जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या है, ज्यादा है, तो वो वस्तु को डूबने नहीं देगा। और यदि इस द्रव का अपेक्षित घनत्व कम होगा तो वस्तु इसमें क्या होगी, फिर ज्यादा डूब जाएगी इसमें। तो द्रव का यदि अपेक्षित घनत्व कम होगा तो वस्तु क्या होगी, वहां पे ज्यादा डूब जाएगी। आई बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ के एक टुकड़े का घनत्व 0.92, ठीक है, तो इसका जो घनत्व है वो कितना है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बर्फ का एक टुकड़ा है और उसका घनत्व कितना है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के द्रव में डुबोने पर कितना द्रव के डुबोने पर, कैसे लिखते हैं, डुबोने पर उसका कितना भाग द्रव के भीतर रहेगा। तो उसका कितना भाग जो है द्रव के भीतर रहेगा, तो द्रव के भीतर भाग कितना होगा, तो वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व, तो कितना भाग होगा उसका, 0.9। और यदि उसको परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.92 इंटू 100, तो 92% भाग उसका अंदर रहेगा, केवल उसका 8% भाग ही द्रव के बाहर रहेगा। तो यदि बोलेगा कितना भाग द्रव के बाहर रहेगा, तो 1 में से माइनस कर दो, तो उतना भाग द्रव के बाहर रहेगा। ठीक है, तो यदि बोलेगा द्रव के बाहर
कितना भाग होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 1 माइनस 0.92, या हम बोल सकते हैं कि कितना भाग होगा, तो उसके लिए एक सूत्र बना लो, 1 माइनस वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। तो एक में से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। तो जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, कल पढ़े थे ना, 1 होता है, और बर्फ का कितना पढ़े थे, 0.92। तो ये द्रव क्या होगा, जल होगा वहां पे, ठीक। अब इसकी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछता है यहाँ पे कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी में तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े के पूरा पिघलने पर पानी का स्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा बढ़ेगा, दूसरा दे देगा घटेगा, और तीसरा देगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। तो जो बर्फ का टुकड़ा एक है, इस तरह से कोई बीकर होगा, कोई बर्तन होगा, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, ऐसा जल भरा हुआ है यहाँ पे, और इसमें जो बर्फ का एक टुकड़ा यहाँ पे होगा इस प्रकार से, और वो बर्फ का टुकड़ा इसमें तैर रहा है यहाँ पे। तो जो बर्फ का टुकड़ा है, जब ये यहाँ पे पूरा गल जाएगा, तो जो पानी का स्तर है इसमें वो क्या हो जाएगा, ठीक। तो हमको पता है कि जब हम कल पढ़े थे कि जो बर्फ होता है, ठीक है, या पानी होता है, पानी को जब हम जमाते हैं, बर्फ बनाते हैं, तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब इसको पानी को बर्फ बनाया गया है तो इसका आयतन बढ़ गया है, ठीक है। तो जब वो गलेगा, पिघलेगा, तो पानी की मात्रा, पानी का आयतन बर्फ के आयतन की तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि इसका कितना भाग बाहर होगा, तो इसका केवल 0 अपन को बोलना चाहिए 18, यानी कि 18% भाग ही क्या होगा, बाहर रहेगा। लगभग बाकी भाग क्या होगा, उसमें डूबा हुआ रहेगा, ठीक। तो लगभग उतना ही भाग बाहर होगा जो कि पानी के बर्फ बनने के कारण उसके आयतन में वृद्धि हुई है। आई बस में, तो पानी क्या बन गया है, बर्फ, तो उसके आयतन में क्या हुई है, वृद्धि। तो जितनी वृद्धि हुई है उतना ही भाग क्या है, बाहर। तो जब बर्फ गलेगी तो पानी का स्तर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, पानी का स्तर कैसा रहेगा, वहां पे समान रहेगा। आई बस में। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पानी का स्तर जो है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी में 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ बोल रहा है कि बर्फ का टुकड़ा है और पानी में तैर रहा है, तो जब वो पूरा पिघलेगा तो पानी का स्तर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है कि जब पानी बर्फ बना हुआ है तो इसका आयतन बढ़ा हुआ है, आयतन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पिघलने पर यहाँ पे उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आयतन कितना होगा, जितना भाग बर्फ के अंदर है पानी का उतना ही आयतन रहेगा, ये बढ़ा हुआ आयतन है। आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, नोट कर लिए इसको, क्वेश्चन को, नहीं हुआ नोट कर लो।
तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पूछ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है यहाँ पे, तो इसमें पूछा कि बर्फ का एक टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा 1.2 विशिष्ट घनत्व वाले द्रव में तैर रहा है। तो बर्फ का जो टुकड़ा है वो 1.2 विशिष्ट घनत्व वाले द्रव में क्या कर रहा है, यहाँ पे तैर रहा है। बर्फ के पूरा पिघलने पर, ठीक है, द्रव का स्तर क्या होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन दिया यहाँ पे, बढ़ेगा, घटेगा और अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्यों दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जल है तो जल का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 1 होता है। तो यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्यादा है, किसी द्रव का विशिष्ट घनत्व ज्यादा है, तो वो क्या नहीं होने देता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डूबने नहीं देता है। ठीक है ना, जैसे वो सुने होगे आप, मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर पढ़े हो नहीं, तो उसका जल कैसा है, खारा पानी है, उसमें जो लवण है वो ज्यादा मिले हुए हैं उसमें, तो उसमें किसी को यदि फेंक देंगे तो डूबता है क्या, वो नहीं, क्योंकि उसका जो आपेक्षिक घनत्व है या विशिष्ट घनत्व है वो क्या है, ज्यादा है। यदि विशिष्ट घनत्व आपेक्षिक घनत्व किसी द्रव का ज्यादा होगा तो वो डूबने नहीं देगा वहां पे। ठीक है, तो यदि यहाँ पे इस प्रकार का द्रव है और इसमें हमने एक जार के अंदर, एक बीकर के अंदर में बर्फ के टुकड़े को रखा हुआ होगा, तो बर्फ का टुकड़ा डूबा नहीं होगा, वो ऊपर में तैर रहा है ऐसे। ठीक है, तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर में तैर रहा है, तो इसने अपने आयतन के कारण पानी के स्तर को बढ़ाया हुआ है क्या, नहीं बढ़ाया हुआ है। ये डूबा हुआ था तो जितनी जगह ये घेरा है उतना स्तर बढ़ चुका था, लेकिन ये डूबा नहीं है तो जगह घेरा नहीं है तो उसके कारण स्तर नहीं बढ़ा है। लेकिन जब ये गलेगा तो क्या होगा, तो गलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का स्तर क्या होगा, द्रव का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको याद रखना है कि इसका आपेक्षिक घनत्व तो ज्यादा होने के कारण, विशिष्ट घनत्व ज्यादा होने के कारण बर्फ का टुकड़ा क्या कर रहा है, ऊपर तैर रहा है, डूबा हुआ नहीं है वो, है ना। अब उसके बाद में कि बर्फ का एक टुकड़ा जिसके अंदर पत्थर जमा हुआ है, ठीक है, पानी से भरे कांच के जार में तैर रहा है। बर्फ पूरी पिघलने पर, ठीक है, पानी का स्तर क्या होगा, पानी का स्तर क्या होगा।
तो फिर से पूछेगा आपको, बढ़ेगा, घटेगा, और फिर वही अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला भाई, कि जो बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, वो किससे, उसके अंदर में क्या जमा हुआ है, पत्थर जमा हुआ है। और बर्फ का टुकड़ा जो है उसके अंदर पत्थर जमा हुआ है, पानी से भरे हुए कांच में क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। तो यदि पूरी बर्फ पिघलेगी तो बर्फ का जो पानी का जो स्तर है वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरी बर्फ पिघलेगी तो पानी का जो स्तर है वो यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। बर्फ का टुकड़ा जो है वो यहाँ पे, पत्थर जमा हुआ है तो क्या होगा, पत्थर का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पानी के अंदर क्या होगा, डूबा हुआ होगा। ठीक है, तो जब वो वहां पर गलेगा तो उसके कारण जो उसका आयतन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक पत्थर है ऐसा ये, और इसके ऊपर में क्या जमी हुई है, यहाँ पे ऐसा बर्फ जमी हुई, तो इसके ऊपर में ऐसा बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, तो ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है ना, तो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है, पानी आपका ऐसे भरा हुआ है ऊपर तक लबालब, तो पानी का स्तर ये है यहाँ पे। ठीक, अब यदि आप एक बॉटल के अंदर में, एक बॉटल के अंदर में, ठीक है, पानी को भर के जमाते हो तो क्या होता है, ये बॉटल फूल जाती है। ठीक है, तो ये भी फूला हुआ है अभी, तो जब ये बर्फ गलेगी तो क्या होगा, पानी का आयतन उसकी बर्फ की तुलना में कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जल का जो आयतन होगा वो कम होगा, किससे, बर्फ के आयतन से। तो अभी बर्फ के आयतन ने स्तर को बढ़ा के रखा हुआ है, तो जब बर्फ पिघलेगी तो जो पानी बनेगा उसका आयतन कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो ये स्तर क्या होगा, वहां पे घट जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे स्तर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, बर्फ का एक टुकड़ा जिसमें वायु का बुलबुला है, बुलबुला है समझते हो, बबल, वायु का बबल है, एयर बबल है, वायु का बुलबुला है। पानी भरे कांच के जार में तैर रहा है, तो बर्फ पूरी पिघलने पर जल का स्तर खालिस्तान हो जाएगा। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जल का स्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और बोलेगा भाई बढ़ेगा क्या, दूसरा बोलेगा घटेगा क्या, और तीसरा बोलेगा अपरिवर्तित रहेगा क्या। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ठीक इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ऐसा जल है, ये जल है, और इसमें क्या तैर रहा है, ऐसा एक बर्फ का टुकड़ा। तो हमको पता है इसका कितना भाग बाहर होगा, थोड़ा सा भाग बाहर होगा,
और इसके अंदर में क्या है, ऐसा वायु का बुलबुला है, एयर बबल है इसमें। बात समझ में आ गई। तो एयर बबल ने भी इसके आयतन को क्या होगा, बढ़ाया होगा। अभी अब यदि ये गलेगा, ये गलेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, पानी बनेगा। लेकिन पानी का जो आयतन होता है वो बर्फ के कुल आयतन से, जो ये बर्फ का कुल आयतन है, ये बर्फ का टोटल वॉल्यूम जो है, इसका जो टोटल आयतन है, उसकी तुलना में पानी का आयतन क्या रहेगा, कम। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो पानी गल रहा है उसकी तुलना, सॉरी, बर्फ जो गल रहा है उसकी तुलना में जो पानी बनता है उसका आयतन क्या होता है, कम। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब बर्फ गलता है तो इसका कितना भाग बाहर होता है, जितना कि एक्स्ट्रा आयतन बना है, ठीक है ना, लगभग उतना होता है। और ये वायु का जो बुलबुला है ये स्तर को में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसका जो स्तर है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसका जो स्तर है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित। तो ये 4 क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि क्या होती है। तो उसमें लिखिए अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने की विधि। तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो किन मेथड के द्वारा हम रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इसकी 3 विधियां यहाँ पे होती हैं। ठीक है, एक होती है बोतल विधि, जिसका हमने क्वेश्चन भी बनाया था, बोतल विधि, है ना। बोतल में हमने द्रव को भर लिया था, उसका भार उसका ले लिया था, फिर उसके हिसाब से फिर हमने क्या किया था, पानी उसका भार ले लिया था, और दोनों का अनुपात से हमने क्या निकाला था, उसका अपेक्षित घनत्व। ठीक, दूसरी विधि जो होती है वो होती है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो इससे भी हम अपेक्षित घनत्व की गणना कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था आपको हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर एक यंत्र है, एक उपकरण है, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित कर सकते हैं, उसकी गणना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोमीटर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्लवन यानी कि फ्लोटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर जो है ये फ्लोटेशन या बोलोगे प्लवन, फ्लोटेशन या फ्लोटिंग के सिद्धांत पर क्या करता है, ये कार्य करता है। अब जो हाइड्रोमीटर होते हैं, ठीक है, इसमें एक होता है ब्यूम हाइड्रोमीटर, इसमें एक होता है ब्यूम हाइड्रोमीटर। तो ऐसे द्रव जिनका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, कम, तो उनका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हाइड्रोमीटर, ब्यूम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें बोल सकते हैं कि जल से हल्के द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए ठीक है, जल से हल्के द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं।
जैसे होता है अल्कोहल, ठीक है, पेट्रोल है, तो इन सब में इसका यूज करते हैं। एक दूसरा हाइड्रोमीटर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूडल हाइड्रोमीटर। तो इसका यूज करते हैं जल से जो भारी द्रव होते हैं, ठीक है, तो जल से भारी द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, तो इसका यूज क्या के लिए करते हैं, जल से भारी द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। जैसे लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर काय के लिए यूज करते हैं, दूध, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर। तो जैसे कि उसी को बोलते हैं दुग्ध मापी, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर भी क्या है, एक हाइड्रोमीटर ही है। दूसरा यहाँ पे होता है शर्करा मीटर, शर्करा मापी, इसको बोलते हैं सच्चारी मीटर। अलग अलग है ना प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई इसको सच्चारी मीटर बोलता है, कोई शक्कारी मीटर बोलता है, ठीक है, तो हिंदी में शक्करा मापी उसको बोलते हैं। तो ये जो है ट्यूडल हाइड्रोमीटर जो है दुग्ध मापी या शक्करा मापी के लिए होता है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर में क्या होता है, इस प्रकार से ऐसा कांच की नली होती है। ठीक, तो हाइड्रोमीटर जो होता है इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक कांच का, पारदर्शी कांच, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसा फ्लोट होता है, फ्लोट यानी तैरने वाली वस्तु यहाँ पे है इसके अंदर ऐसा। और ये जो तैरने वाली वस्तु होती है इसके ऊपर में मार्क लगा होगा या फिर नंबर्स लिखे हुए होंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा होगा इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, जो क्या बताएगा, द्रव के अपेक्षित घनत्व को बताएगा। यदि हम इसमें कोई द्रव, कोई लिक्विड भर देते हैं, ठीक, और यदि वो लिक्विड यहाँ भरने पर ये केवल इतना ही डूब रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि मान लीजिए कि अभी इस कब कम डूबेगा, जब द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1.8 लिखा होगा, ठीक, यदि ये ज्यादा डूब रहा है इसका मतलब द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या हो गया है, कम। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 1.7 लिखा होगा। और ज्यादा डूब रहा है यानी अपेक्षित घनत्व और कम हो गया है, और ज्यादा डूब रहा है अपेक्षित घनत्व और कम हो गया है। तो यदि पूछेगा कि हाइड्रोमीटर में, ठीक है, जो फ्लोट होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो जो हाइड्रोमीटर में फ्लोट होता है उसमें ऊपर की तरफ जो अंक होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा होते हैं कि नीचे की तरफ का पाठ्यांक ज्यादा होता है, ऊपर की जगह का तरफ का पाठ्यांक ज्यादा होता है कि नीचे की तरफ का, ठीक है, तो ऊपर की तरफ पाठ्यांक क्या हो जाता है, रीडिंग क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोमीटर में ऊपर की ओर पाठ्यांक यानी रीडिंग घटती है, ठीक है, तो ऊपर की ओर रीडिंग उसकी क्या होती है, यहाँ पे घटती है। समझ में आया, इसको नोट कर लो।
हो गया। अब इसके बाद में नया टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में नया टॉपिक है, नोट कर लिए, हो गया सब काम। तो नया टॉपिक है, तो उसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये है यहाँ पे ससंजक बल। तो ससंजक बल को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। चलिए, तो हेडिंग डालिए ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। तो ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ के जो अणु होते हैं, जो एटम होते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल होते हैं, उनके मध्य जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, ससंजक बल। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला बल, आकर्षण बल, ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे पानी है, पानी के अणु उनके मध्य कार्य करेगा, पारा है, पारा के अणु उनके मध्य कार्य करेगा, कांच है, कांच के अणु। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे वहां पे, ससंजक। ठीक है, दूसरा होता है असंजक बल या असंजक बल। ठीक है, तो असंजक बल को यहां पे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो असंजक बल का मतलब होता है एडहेसिव फोर्स। तो इसका मतलब होता है दो अलग अलग पदार्थ, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा। तो दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। ठीक, तो एक ही पदार्थ है तो ससंजक, और दो अलग अलग पदार्थ हैं तो वहां पे क्या होगा, आसंजक बल होगा। ठीक है, अब जैसे कि आसंजक बल जो होता है, यदि वो ससंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यदि आसंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा होता है तो जो द्रव होते हैं, है ना, वो ठोस को क्या करेंगे, भिगो देंगे। ठीक है, जैसे कि देखे होंगे कि कांच जो होता है, इस कांच पर पानी, क्या बोलेंगे, कांच पानी से भीग जाता है। तो कांच जो है अलग पदार्थ है, पानी जो है ये अलग पदार्थ है। तो कांच जो है वो पानी से क्यों भीग जाता है, तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो आसंजक बल होता है, ठीक है, आसंजक बल का मान ज्यादा होता है किसके, पानी के अणुओं के ससंजक बल से। तो पानी के जो अणु हैं उनके मध्य क्या है, ससंजक बल है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, जैसे कांच है, ये कांच है और इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया यहाँ पे, तो पानी के अणुओं के मध्य क्या है, ससंजक बल है। और पानी और कांच के अणुओं के मध्य क्या है, आसंजक बल है। तो जब आसंजक बल का मान ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ससंजक बल की तुलना में, तो जो द्रव होता है वो ठोस को क्या करता है, भिगो देता है। बात समझ में आई। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आसंजक बल का मान जब द्रव के ससंजक बल से ज्यादा होता है, ठीक, तो वो द्रव जो है उस ठोस को क्या करता है, भिगो देता है। ठीक है, इसका उल्टा कर सकते हैं, इसका अपोजिट कर सकते हैं। तो यदि इसका अपोजिट करोगे
तो जैसे देखेंगे कि कांच जो है इस पर पारा नहीं चिपकता है, यदि कांच के ऊपर पारा डालोगे तो कांच पारे की बूंदें कैसे हो जाएंगी, गोल गोल हो जाएंगी वहीं पे, वो उसके ऊपर नहीं चिपकेगा। तो क्यों नहीं चिपक रहा है, तो यहाँ पे जो पारे का के अणुओं का ना, पारे के अणुओं का ससंजक बल जो है वो ज्यादा है, किससे, आसंजक बल से। तो यदि ससंजक बल का मान ज्यादा होता है आसंजक बल से तो फिर वो चिपकता नहीं है। ठीक है, कब चिपकेगा, जब आसंजक बल का मान ज्यादा होगा। तो आसंजक बल मान ज्यादा होने से चिपकता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि यदि आसंजक बल आसंजक बल के अधिक होने के कारण ही पानी से कांच भीग जाता है। ठीक है, बोर्ड पर चौक से लिखने पर या लिख पाते हैं, तो बोर्ड के ऊपर चौक चिपक जाती है ना। क्यों चिपक जाती है, क्योंकि चौक और बोर्ड के मध्य क्या कर रहा है, अणुओं के मध्य आसंजक बल है और उसका मान ससंजक बल, चौक के ससंजक बल से क्या है, ज्यादा है। जैसे देखते हैं कि पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन पर निकिल की पालिश होती है। तो ये सब जो उदाहरण है ये किसके लिए है कि आसंजक बल का मान क्या है, यहाँ पे अधिक है। तो आसंजक बल का मान अधिक होने पर ये सब यहाँ पे कार्य हो सकते हैं। ठीक है, और यदि हम देखेंगे कि द्रव, ठोस, युग्म, यदि कोई द्रव, ठोस, युग्म यानी पेयर है तो इसके लिए यदि आसंजक बल ज्यादा होता है ससंजक बल से, ठीक है, तो द्रव ठोस, जो द्रव है ठोस पर चिपकता है। ठीक है, तो जो द्रव है वो ठोस पर कब चिपकेगा, तो जो द्रव जो होगा, ठीक है, उसका और ठोस का, इन दोनों के मध्य का जो आसंजक बल है वो क्या होगा, ससंजक बल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये उस पर चिपक चिपक जाएगा, जैसे हमने देखा पानी से चिपक जाता है। और इन्हीं युग्म के लिए यदि हम उल्टा कर दें कि आसंजक बल का मान कम है और ससंजक बल का मान ज्यादा है, ठीक है, तो द्रव ठोस पर नहीं चिपकता है। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरह से यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे अभी देखें कि जो कांच है, कांच क्या होता है, पानी से गीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब कि कांच पानी से भीग जाता है, अंगुली
पानी से गीली हो जाती हैं। तो अंगुली जो है वो पानी से यहाँ पे गीली हो जाती है। और यदि हम पानी के ऊपर में तेल को डालते हैं तो तेल की सतह क्या होती है, उसके ऊपर फैल जाती है। तो पानी पर तेल की पतली फिल्म, ठीक है, बन जाती है। अब इसके उदाहरण क्या होंगे कि कांच पर पारा यानी मरकरी नहीं चिपकती है। ठीक, तेल पर पानी की बूंदें, तेल पर यानी तेल की सतह पर, तेल की सतह पर पानी की बूंदें सिकुड़कर गोल हो जाती हैं। ठीक है, पानी के ऊपर जब हम तेल डालते हैं, तो जब हम पानी के ऊपर तेल डालते हैं तो तेल जो है वो फैल जाता है। लेकिन यदि वो तेल की सतह है और उसके ऊपर क्या करोगे, पानी डालोगे, तो पानी की बूंदें क्या होती हैं, सिकुड़ के गोल हो जाती हैं वहां पे, है ना। तो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का आसंजक बल है वो ससंजक बल, पानी का जो ससंजक बल है वो क्या होता है, आसंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, पारे का जो ससंजक बल है वो आसंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये इनके यहाँ पे उदाहरण होते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि कौन सा बल ज्यादा होने पे चिपकेगा, आसंजक बल ज्यादा होने से चिपकेगा, और कौन सा बल ज्यादा होने से नहीं चिपकेगा, ससंजक बल ज्यादा होने से नहीं चिपकेगा। ठीक है, इसके बाद में यदि हम देखें कि इनका जो पृष्ठ होता है वो कैसा बनता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक हमने इस प्रकार से कांच का कोई एक जार ले लिया, ऐसा कांच का जार, और इस कांच के जार के अंदर में यदि हम क्या करते हैं, पारे को भर देते हैं, पारा यानी मरकरी को भर देते हैं, तो मरकरी जो है वो इस कांच के साथ चिपकेगा नहीं। तो जब वो नहीं चिपकेगा, तो जैसे हमने इतनी लेवल तक मरकरी भरा है तो उसका जो किनारा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो मरकरी जो है वो कांच के साथ चिपकेगा नहीं, तो ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो इस प्रकार से इसकी सतह को छोड़ देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सतह यहाँ पे बनेगी। तो ये है यहाँ पे पारा यानी कि मरकरी ठीक, और ये है यहाँ पे कांच का जार है, ये यहाँ पे है कांच का जार। ठीक, तो यहाँ पे इसकी सतह ऐसी बन रही है, तो इस सतह को क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे, या फिर इसको अवतल बोलेंगे, तो इसको उत्तल बोलेंगे। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स, है ना, मिरर पड़े होंगे, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है, तो उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पारे की सतह है, ये सतह होगी, तो पारे की सतह उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स होगी। ठीक है, तो क्या कब होता है ये, यहाँ पे कौन सा बल ज्यादा है, ससंजक बल, तो यहाँ पे ससंजक बल का मान ज्यादा है किससे, आसंजक बल।
यदि उसका अपोजिट कर दें कि यदि हम क्या ले लें यहाँ पे एक सेम इस तरह से कांच का जार ले लें और इस कांच के जार के अंदर में हम क्या करते हैं, हम पानी को भर देते हैं, ऐसा जल को भर दिए, तो ये जल की सतह है। तो जल की सतह जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसा कर्व बनाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो जल है, वाटर है, ये कांच को भिगोएगा, क्योंकि आसंजक बल ज्यादा है, तो भिगोएगा तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा ऊपर की ओर ऐसा चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे जल यानी कि वाटर है, और ये सेम कांच का जार है, ठीक। तो यदि देखोगे कि इसकी जो सतह है, जल की जो सतह है वो कैसी दिख रही है आपको, उसको क्या बोलेंगे, अवतल। अवतल का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल की सतह है, सतह यानी सरफेस है, ये यहाँ पे अवतल यानी कि कॉनकेव। आई बात समझ में। क्योंकि यहाँ पे जो ससंजक बल होता है, इसका मान ज्यादा है आसंजक बल से, ससंजक बल का मान कम है। ससंजक बल का मान क्या है यहाँ पे, कम, किसकी तुलना में, आसंजक बल। ऐसे लिख देते हैं, आसंजक बल का मान ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसंजक बल का मान ज्यादा है किससे, ससंजक बल। तो ज्यादा होने के कारण वो उसके ऊपर भिगोने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो इस प्रकार से सतह इसकी बनेगी, और ये उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी सतह ऐसी बनेगी। आई बात समझ में। नोट कर लिए इसको, नोट कर लो जल्दी से। तो यहां पे देखेंगे एक होता है स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण, कांटेक्ट एंगल। तो स्पर्श कोण, कांटेक्ट एंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अभी हमने ये दोनों डायग्राम देखे, ठीक है, ये दोनों हमने देखे यहाँ पे, तो इसमें हमने देखा कि यदि हमारा यहाँ पे जल है, जल, ठीक है, तो यदि हमने इसमें जल को भरा हुआ है, तो जल इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, उसकी सतह इस प्रकार से कर्व बनाती है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो जल है और जो ये जार है कांच का, इन दोनों की क्या है, ये संपर्क बिंदु है, ये है ना, इनका क्या कहलाएगा, ये संपर्क बिंदु, ठीक। अब इस संपर्क बिंदु से हम क्या करेंगे कि जो ये द्रव की सतह है यानी जल की सतह है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पे एक टेंजेंट लाइन आपको खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो कहां से खींचोगे, स्पर्श बिंदु से, तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचोगे आप, ठीक। तो स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु का मतलब जहां पर द्रव और कांच दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और स्पर्श बिंदु से जो ये द्रव है, इसकी जो सतह है, इसका जो वक्र है, ये कर्व है, ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा है, इस द्रव के अंदर कांच के साथ में, ठीक है, जो कोण यहाँ पे बनाएगी, इस कोण को क्या बोलोगे आप, स्पर्श कोण। तो इसको हम यहां बोलेंगे स्पर्श कोण, ठीक। तो यदि हम देखते हैं कि ये जल है और ये कांच है,
तो यहाँ पे कौन सा बल ज्यादा है, आसंजक बल ज्यादा है। तो आसंजक बल यदि ज्यादा है तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। ठीक है, तो कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, तो इसका मतलब है कि जो द्रव है वो कांच को भिगोएगा। तो यदि बोलेगा कि स्पर्श कोण का मान यदि 90 डिग्री से कम होगा, यानी न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो उस स्थिति में द्रव कांच को भिगोता है, और आसंजक बल का जो मान है वो ससंजक बल से ज्यादा होता है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए, स्पर्श कोण डालिए, उसमें लिखिए पहले द्रव और ठोस, लिक्विड और सॉलिड, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु कांटेक्ट पॉइंट से द्रव की सतह, द्रव की सतह, द्रव की सरफेस पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई टेंजेंट लाइन, खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर, द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह, डूबी हुई ठोस की सतह, द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के साथ जो कोण बनाती है, के साथ जो कोण बनाती है, उसे स्पर्श कोण कहते हैं, उसे स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है, ठीक है, कि ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से खींचनी है स्पर्श रेखा, कहां पे खींचनी है, इस द्रव की सतह पर खींचनी है। ठीक है, तो द्रव की सतह पर जो वक्राकार सतह है उस पर खींचनी है आपको स्पर्श रेखा। और कोण कहां से लेना है, द्रव के अंदर में, द्रव के अंदर में, तो द्रव के अंदर है ये, द्रव के अंदर, ठीक है, ठोस की सतह, तो इसके साथ में आपको कोण लेना है, तो उसको स्पर्श कोण बोलेंगे। इधर ले लोगे तो नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, यहां पे इसको बोलेंगे स्पर्श कोण। आई बात समझ में। तो यदि हम देखते हैं कि, साइड में लिख देते हैं, तो यदि हम देखेंगे यहां पे कि यदि आसंजक बल ज्यादा होता है ससंजक बल से, ठीक है, तो स्पर्श कोण एक न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से क्या होता है, वो कम होगा। तो यदि एक्यूट एंगल है, इस है ना, न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से कम होगा। तो यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि द्रव जो है वो ठोस को भिगोएगा। ठीक है, तो यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हो, तो द्रव ठोस को भिगोता है। ठीक है, तो द्रव जो है वो ठोस को क्या करता है, यहाँ पे भिगोता है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि स्पर्श कोण न्यून कोण होगा, तो उस स्थिति में जो द्रव होगा वो ठोस को भिगोएगा। ठीक है, और न्यून कोण कब होता है, जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। दूसरा यहां पे देखेंगे
कि जो पारे के केस में हमने देखा था, ठीक, तो पारे के केस में हमने क्या करेगा कि पारा यदि हमने यहाँ पे भर दिया, मरकरी भर दी यदि, तो वो इस तरह से सतह बना रहा है, यानी कि ये उत्तल है ना, कॉन्वेक्स है यहाँ पे, ये है पारा है मरकरी, ठीक, और ये सेम आपका कांच है, ये ग्लास है, ठीक। अब यहाँ पे स्पर्श कोण कैसे बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु, ठीक। तो स्पर्श बिंदु से जो ये द्रव की सतह है इसके साथ क्या खींचोगे आप, स्पर्श रेखा, तो आपको इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, ठीक। और ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु, और ये द्रव के अंदर का भाग है, ठीक है। तो द्रव के अंदर देखना है आपको कि द्रव के अंदर, ठीक है, जो ये सरफेस है ठोस की और स्पर्श रेखा है, इनके मध्य का कोण लेना है ये, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पर्श कोण, तो ये यहाँ पे होगा स्पर्श कोण, तो स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श कोण यहाँ पे अधिक कोण होगा, ठीक है। तो कब होगा, तो यहाँ पे कौन सा बल ज्यादा होता है, ससंजक बल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यदि ससंजक बल अधिक होता है आसंजक बल से, तो स्पर्श कोण यानी टेंजेंट एंगल स्पर्श कोण एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। तो यदि बोलेंगे कि स्पर्श कोण अधिक कोण है, तो इसका मतलब है कि द्रव ठोस को भिगोएगा नहीं, ठीक है। तो यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो द्रव ठोस को गीला नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि कुछ युग्म है, यहाँ पे कुछ पेयर है यहाँ पे, और उसके स्पर्श कोण का मान, तो ये युग्म में पेयर है ये, और इनका यहाँ पे है ये स्पर्श कोण। जैसे शुद्ध जल और कांच, ठीक है, तो इनका जो स्पर्श कोण होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 0 डिग्री। बात समझ आ गई। तो यदि शुद्ध जल और कांच होगा तो उसका स्पर्श कोण कितना होता है, वहां पे 0 डिग्री होता है। सामान्य जल व स्वच्छ कांच, इसके बाद में सामान्य जल व स्वच्छ कांच, तो इसका होता है यहाँ पे 8 डिग्री, ठीक। जल
व चांदी जल के साथ सिल्वर है तो इसका होता है 90 डिग्री। पारा व स्वच्छ कांच इसका होता है 139 डिग्री। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा मान लीजिए, है ना, किसका 0 डिग्री होता है, किसका 90 डिग्री होता है, तो इसको नोट कर लीजिए।